नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 27 जनवरी 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित कर रहा है। और दोस्तों, इस परीक्षा में आप लोग भाग लेकर के 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह से अपनी तैयारी को और सुगम बना सकते हैं और सरल बना सकते हैं। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है, आप लोग तुरंत रजिस्ट्रेशन करें और यह 29 जनवरी को सुबह 6 बजे तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, यह परीक्षा 29 जनवरी 2023 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी और इस परीक्षा में आप लोग ज्यादा से ज्यादा भाग लें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? तो पहला कथन है कि ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। दोस्तों, दूसरा कथन है विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्टेशन है। तो दोस्तों, इन दोनों कथनों पर विचार कीजिए। हम थोड़ा सा इसको खबर को चर्चा कर देते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन है और दोस्तों यहीं पर यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। तो दोस्तों, ईस्ट कोस्ट रेलवे के अधिकार में आने वाले विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन कॉन्सेप्ट अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, यह जो IGBC इसके द्वारा यह रेटिंग जो दी जाती है, प्लेटिनम सर्वश्रेष्ठ रेटिंग होती है और इस पहल को अपनाने से निगेटिव पर्यावरण प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन इस प्रतिष्ठित सर्टिफिकेट को प्राप्त करने वाले देश के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है। तो इस तरह से विशाखापत्तनम ने पर्यावरण की 6 अलग अलग कैटेगरी में 100 में से 82 अंक अर्जित किए हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 82 अंक अर्जित किए हैं। दोस्तों, यह जो IGBC है, इसका सर्वे और सिफारिशों के आधार पर जो उठाए गए कदम हैं, जैसे कि MRF शेड बनाकर कचरे को अलग करना, रेलवे स्टेशन और कॉलोनी में पानी की उपलब्धता के लिए 500 KLD STP की स्थापना तथा संचालन करना, बिजली की बचत करने के लिए सोलर पैनल स्थापित करना, दोस्तों उन्नत तरीके से विकसित यात्री सुविधाएं प्रदान करना, 100% LED लाइटिंग का इस्तेमाल करना। तो यह उपलब्धि पूरी तरह से NHM विंग के नेतृत्व में सभी विभागों के सामूहिक प्रयास के माध्यम से हासिल की गई है। दोस्तों, अब तो आप लोगों को इसका उत्तर समझ में आ गया होगा कि इसमें पहला कथन भी नहीं होगा और दूसरा भी सही नहीं है, अतः उत्तर क्या होगा? C होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? भारत ने अपना पहला सौर मिशन दिसंबर 2022 में लॉन्च किया। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तो जुलाई में हम लॉन्च करेंगे, यानी भारत का पहला सोलर मिशन यानी सूर्य की स्टडी करने वाला स्पेस क्राफ्ट, इसका नाम क्या है? याद रखिएगा, आदित्य। सूर्य का पर्यायवाची भी होता है ना आदित्य, तो आदित्य L1 इसका नाम दिया गया है। तो यह जो है इसकी लॉन्चिंग जून जुलाई में होगी। तो इसरो प्रमुख का यही कहना है कि हाल ही में तब की जब इसरो को इस मिशन से संबंधित पेलोड विजिबल लाइन इमिशन कोरोनोग्राफ यानी इसको कहते हैं VELC मिला है। तो इस पेलोड को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। दोस्तों, VELC सूर्ययान का सबसे जरूरी और प्राइमरी पेलोड है। तो दोस्तों, भारतीय सूर्ययान यानी आदित्य L1 में 7 पेलोड लगाए गए हैं, जिनमें से 6 पेलोड इसरो और अन्य संस्थानों ने बनाया है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को धरती और सूरज के बीच L1 ऑर्बिट में रखा जाएगा, यानी सूरज और धरती के सिस्टम के बीच मौजूदा पहला लॉरेंजियन पॉइंट इसको कहेंगे। ध्यान रखेंगे, यहां पर इसे लॉरेंजियन
बिंदु 1 पर रखा जाएगा। तो इसको लैरेंजियन पॉइंट 1 कहते हैं, इस पर रखा जाएगा और यहीं पर आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा। दोस्तों लैरेंजियन पॉइंट असल में अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस है। तो यहां पर दूसरा कथन इसीलिए सत्य हो जा रहा है। दोस्तों यह एक पार्किंग स्पेस है, यानी भारत का सूर्यमान धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित इस पॉइंट पर तैनात किया जाएगा और इस जगह से वह सूरज का अध्ययन करेगा। दोस्तों वह सूरज के करीब नहीं जाएगा। और दोस्तों VELC का जो आइडिया है और उसे बनाने में 15 साल लगे हैं, क्योंकि ये एक बेहद जटिल पेलोड है। दोस्तों तीसरा कथन है कि आदित्य 1 अन्य चीजों के साथ साथ सौर वातावरण और सौर पवन पैटर्न का भी अध्ययन करेगा। तो दोस्तों यह कथन भी एकदम सत्य है, अतः उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। यानी पहला कथन इसमें असत्य है। और बात करें तो दोस्तों अभी तक 22 सूर्य मिशन भेजे जा चुके हैं, यानी सूरज पर अब तक अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल मिलाकर के 22 मिशन भेजे हैं। इनमें से एक ही मिशन फेल हुआ, एक आंशिक रूप से सफलता हासिल कर पाया। दोस्तों सबसे ज्यादा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, ये देख रहे हैं पहला सूर्य मिशन, इसका नाम पायनियर 5 था। दोस्तों इसे 1960 में भेजा गया था और जर्मनी ने अपना पहला सूर्य मिशन 1974 में नासा के साथ मिलकर भेजा था। और दोस्तों यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना पहला मिशन नासा के साथ मिलकर 1994 में भेजा था, यानी 1994 में। तो इस तरह से नासा अकेले 14 मिशन अकेले भेजा, जिसमें से 12 सूरज के ऑर्बिटर में हैं, यानी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और एक मिशन फ्लाई बाई है। दूसरा सैंपल रिटर्न था, यानी नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अब तक सूरज के आसपास से 26 बार उड़ान भरी है। हालांकि अब भी यह सूरज के तय ऑर्बिट में पहुंचने में समय लगेगा, क्योंकि यह अब भी रास्ते में ही है। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन मिस्र में या उसके आसपास नहीं स्थित है? दोस्तों विक्टोरिया झील, इसके बारे में तो आप लोग सुना होगा। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित झील है, सबसे बड़ी झील है, यानी युगांडा, कीनिया और तंजानिया, ध्यान रखेंगे, इन 3 देशों की सीमाओं को यह विक्टोरिया लेक स्पर्श करती है। दोस्तों सुना होगा आप लोगों ने नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो यह व्हाइट नील और नीली नील दोनों नदियां आती हैं। तो यह जो है याद रखेंगे कि एक जो है टाना से निकलती है, इथोपिया के टाना झील से, वो ब्लू नील है, और व्हाइट नील जो आती है यह विक्टोरिया लेक से होते हुए आती है। और इस तरह से यह दोनों सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए मिस्र में होते हुए यहाँ पर आप देखेंगे नासिर लेक है, इधर आप देखेंगे लाल सागर है, यह गल्फ ऑफ अकाबा है, यह गल्फ ऑफ स्वेज है, और इधर मेडिटेरियन सी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन नहीं है, तो यह देख रहे हैं कि दिया है ना, विक्टोरिया झील नहीं है, भूमध्य सागर है, लाल सागर भी है, अदन की खाड़ी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ अकाबा है, लाल सागर देख रहे हैं स्पर्श कर रहा है, भूमध्य सागर स्पर्श कर रहा है, लेकिन विक्टोरिया लेक नीचे है युगांडा, कीनिया और तंजानिया में। तो ऐसे में क्या होगा? उत्तर यह होगा कि 1 और 4 जो कि आसपास नहीं स्थित हैं। और आसपास स्थित कौन है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। इससे संबंधित यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली टू कायरो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बार के मुख्य अतिथि भी मिस्र से रहे हैं और भारत और मिस्र के बीच संबंधों में नई इबारत लिखी जा रही है। दोस्तों अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा जो एक्सरसाइज साइक्लोन 1 भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में जैसलमेर में आयोजित किया जा रहा है। यह 14 दिवसीय संयुक्त अभ्यास है, तो इसके बारे में आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित हैं? पहला दिया गया है मंदी, जो कि लगातार तिमाहियों का विकास में गिरावट। दूसरा दिया गया है मुद्रास्फीति जनित मंदी, इसमें दिया गया है स्थिर मुद्रास्फीति। तीसरा है अपस्फीति, जिसे कहते हैं डिफ्लेशन, तो ऋणात्मक मुद्रास्फीति। तो इन तीनों में कौन से सुमेलित हैं? तो दोस्तों इसमें यहां पर देख सकते हैं कि मंदी का मतलब क्या होता है कि लगातार गिरावट को मंदी कहा जाता है। यानी मंदी यानी किसी भी चीज का लंबे समय के लिए मंद या सुस्त पड़ जाना, और जब इसी को अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो उसे आर्थिक मंदी कहा जाता है। यानी लंबे समय तक जब
देश की अर्थव्यवस्था धीमी और सुस्त पड़ जाती है, तब उस स्थिति को हम आर्थिक मंदी के रूप में परिभाषित करते हैं। तो पहला तो इसमें सही सुमेलित है। दूसरा है मुद्रास्फीति जनित मंदी, स्थिर मुद्रास्फीति। तो दोस्तों यह मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या है? इसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, यानी बेरोजगारी बढ़ने के साथ महंगाई बढ़ने की स्थिति को मुद्रास्फीति जनित मंदी या स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। दोस्तों यह शब्द 1970 से 80 के दौरान अमेरिका में ऐसी स्थिति के दौरान अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाले पहले अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल सैमुअल्सन ने इजाद किया था। और दोस्तों 1973 में आप लोगों ने सुना ही होगा कि अमेरिका में मुद्रास्फीति दर 2 गुना बढ़कर 8.7% हो गई थी और 80 में तो यह 14% पर थी। तो इस दौरान बेरोजगारी भी चरम स्तर पर पहुंच गई। शिकागो के अर्थशास्त्री और नोबेल विजेता मिल्टन फ्रीडमैन ने भी इससे अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान के लिए आगाह किया था। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा कथन सत्य नहीं है। तीसरा है अपस्फीति, इसे ऋणात्मक मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो दोस्तों अपस्फीति यानी वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य के स्तर में गिरावट ही अपस्फीति कहलाता है। यानी अपस्फीति तभी होती है जब वार्षिक मुद्रास्फीति की दर 0% की दर से नीचे चली जाती है, यानी ऋणात्मक मुद्रास्फीति। तो पहला और तीसरा कथन तो सही है, अतः उत्तर क्या होगा? सी होगा। इससे संबंधित यहां पर इंडियन एक्सप्रेस में आप देख सकते हैं आई हुई खबर है। इन पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं 2020 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों दिया है पहला कथन कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दोस्तों क्या यह कथन सत्य है? पंथ निरपेक्षता शब्द क्या हमारे मूल ढांचे में था? ये तो जो है बाद में जोड़ा गया। तो मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ऐसे में यह पहला कथन सत्य नहीं है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे को परिभाषित किया था और 1973 की बात है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में ऐतिहासिक निर्णय में मूल संरचना की अवधारणा अस्तित्व में आई। तो कैसे यहां पर आप देख सकते हैं, तो ऐसे में पहला कथन असत्य हो जाता है। दोस्तों अब दूसरे कथन की बात करें कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। तो दोस्तों न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, इसका तात्पर्य क्या हुआ? यानी अन्य सरकारी समन्वय निकायों की न्यायपालिका द्वारा शक्ति के प्रयोग की निगरानी करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी शक्तियों पर संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रहें। तो दोस्तों न्यायिक समीक्षा सिद्धांत कानून के शासन और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है और न्यायिक समीक्षा शक्तियों के पृथक्करण के परीक्षण और संतुलन की प्रक्रिया है। तो इस तरह से यह न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भारत में संविधान का मूल संविधान है। यद्यपि न्यायिक समीक्षा के लिए भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो यह हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है। अतः दूसरा कथन भी असत्य हो जाता है। तो ऐसे में एक और ना तो एक होगा ना तो दो होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के फैक्ट ऑफ द डे में हम बात करेंगे इनकोवैक। भारत में वैक्सीन आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने और भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री की उपस्थिति में विश्व का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 टीका आ गया है। इसका नाम है दोस्तों इनकोवैक। ये ध्यान रखेंगे, जारी किया गया है और यह विश्व का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 टीका होने के कारण यह भारत में आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के संबंध में एक शानदार उपलब्धि है। दोस्तों इस टीके को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस के सहयोग से विकसित किया है। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपक्रम है। तो दोस्तों यह देख सकते हैं कि भारत विश्व की जो वैक्सीन आपूर्ति है उसमें 65% टीके भारत से हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह विश्व का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 टीका होने के कारण यह आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के लिए एक शानदार उपलब्धि है। दोस्तों इस टीके की वजह से पूरे विश्व में भारत
भारत की सराहना की जा रही है। भारत टीका निर्माण और नवाचार क्षमता के संबंध में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस तरह से गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाओं के उत्पादन में भी अपनी अलग पहचान भारत ने बनाई है। दोस्तों, इसके अलावा इस बात पर भी यह ध्यान देना आवश्यक है कि विश्व में पहला टीका लॉन्च होने के 1 महीने के भीतर ही BBIL ने ICMR के सहयोग से कोवैक्सीन को भारत में जारी किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इंट्रानेजल टीका है यह BBI 154 श्वास मार्ग के ऊपर हिस्से में एंटीबॉडी पैदा करता है, जिससे कोविड-19 के संक्रमित करने और प्रसार करने की संभावित क्षमता कम करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है हमारे देश के लिए और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की जो ख्याति प्राप्त हो रही है और हमारा भारत जो आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहा है, यह उसमें एक नया बिंदु जुड़ जाता है। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है कि लाल सागर, रेड सी, किन किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।